नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु को बताना चाहते हैं कि अभी आप सभी जानते हैं कि लगातार जब सदन चल रहा था और उसके पूर्व में भी बिहार के भिन्न भिन्न जिलों के भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों के माननीय विधायक जी से एवं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग बिहार पटना, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग बिहार पटना को पत्र लिखवाया गया था कि उत्तराखंड राज्यों के तर्ज पे कैडर व्यवस्था के तहत पैक्स प्रबंधकों को सहकारिता विभाग के तरफ से वेतन दिया जाए। और इस संदर्भ में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब जो रमेश चंद्र चौबे चाचा जी जो हैं, हम लोग का अभिभावक जो हैं, उनके पत्र के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से यानी सचिवालय से सहकारिता विभाग को पत्र लिखा गया था और सहकारिता विभाग के द्वारा 4 तारीख को यानी 4/12/2023 को एक पत्र भेजा गया है जवाब में। और वह पत्र इस समय आप लोगों को हमने ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराया है और उस पत्र को आप सभी पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज है और जिसके कारण आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं और बहुत सारे इस पर लगातार फोन आ रहे हैं। ग्रुप के माध्यम से भी मैसेज आ रहा है और पर्सनल मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहा है। इस संदर्भ में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी विषय को विधिवत समझने की आवश्यकता है, गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब तक किसी विषय को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस पर बहुत ज़्यादा बातें समझ में नहीं आएगा। इस पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक्ट में बार बार कहीं भी हम कई बार पहले भी बताए हुए हैं कि और इस पत्र में भी जो दिया हुआ है कि बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 44 कॉफा, जिसको 44 ए भी कहते हैं, के तहत पैक्स को वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता प्रदान है। और उसमें स्पष्ट ब्रैकेट में उस पत्र को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें खोल दिया गया है कि स्वायत्तता किन किन मामलों में है, यानी कर्मचारी पैक्स में कर्मचारी की बहाली करना हो और वेतन देना हो और कोई मुआवजा देना हो, इन सारी चीजों में स्वायत्तता है। अब आप सब ये परेशान है कि जो पत्र आ रहा है, इस तरह का जवाब आ रहा है, आप सभी समझिए बंधु कि पूर्व से जो व्यवस्था है और आज विभाग को जो जवाब देना है तो पूर्व के व्यवस्था के तहत ही विभाग जवाब देगा, न कि भविष्य में क्या होने वाला है इस पर जवाब देगा। चूंकि अभी जो लिखा गया है माननीय विधायक जी लोग के द्वारा जो लिखवाया गया, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब लोग से जो लिखवाया गया, उसके जवाब में यही बातें बिल्कुल आनी चाहिए और आया भी है और आएगा भी। चूंकि जो व्यवस्था है और पैक्स के जो प्रबंधक है सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है कि पैक्स कर्मचारी क्या है और सरकारी कर्मचारी क्या है। चूंकि हम लोग की जो नियुक्ति हुई थी उस नियुक्ति के समय और बिहार सहकारिता अधिनियम जो है, जो 44 कॉफ जो है और 66 का बी जो होता है यानी ख जो होता है, उसमें पैक्स में एक प्रबंधक रखने का प्रावधान है सिर्फ। इसके पहले ना तो प्रबंधक के लिए कोई सर्विस रूल थी और ना ही कोई एक्ट में इसके अलावा कोई व्यवस्था थी। बस उस बायलॉज में सिर्फ यही व्यवस्था है, उस एक्ट में यही व्यवस्था है कि पैक्स में एक प्रबंधक होनी चाहिए। और यही कारण था कि आज तक हम लोग का कोई वजूद नहीं होता था। पैक्स में प्रबंधक थे तभी पैक्स चलता था और पैक्स में प्रबंधक नहीं थे तब भी चलता था। और जिसका समाधान हमने प्रयास किया और अदर स्टेट उन राज्यों के पैक्स कर्मचारियों के सर्विस रूल के आधार पर यानी छत्तीसगढ़ के आधार पर यह सर्विस रूल बना। अब हम लोग की जो लड़ाई है वेतन की लड़ाई है और जो जवाब आया इसमें आप लोग परेशान हैं कि ऐसा जवाब क्यों आया। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप लोग किसी कंफ्यूजन में नहीं रहे, किसी संशय में नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। चूंकि पूर्व से जो व्यवस्था है यानी प्रबंधक जो है पैक्स के ही कर्मचारी है। सरकार के द्वारा हमारी बहाली नहीं की गई है, सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। और जब हम पैक्स के कर्मचारी नहीं होते, सरकार के कर्मचारी होते, तो आज सहकारिता विभाग से वेतन मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम सरकार के
कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है, पैक्स के कर्मचारी हैं। इसीलिए आज हम लोग को माननीय विधायक जिलों के माध्यम से या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, यानी पूर्व से जो व्यवस्था है, पैक्स प्रबंधक जो है पैक्स के ही कर्मचारी हैं और पैक्स के माध्यम से ही वेतन देने का प्रावधान है और पैक्स के माध्यम से ही सर्विस रूल के आलोक में अब बहाली करने का प्रावधान है या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करना है तो सर्विस रूल के आलोक में ही होगी। और कुछ हमारे बंधु लोग का यह भी सवाल आता है कि इसमें सरकार की हस्तक्षेप होनी चाहिए, पैक्स के जो बोर्ड है उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को जो जानकारी है उसके आधार पर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस पर भी हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं, अपने जो दिमाग में जो बातें आ रही है, अपने सुविधा के अनुसार आप लोग बात रख रहे हैं, न कि नियम के अनुसार। चूंकि सहकारिता का एक अपना स्ट्रक्चर, एक ढांचा है और आप लोग जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार सहकारिता का ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। चूंकि जब पैक्स के जो बोर्ड है उनके सारे अधिकार खत्म हो जाएगा तो फिर पैक्स जो है सहकारी संस्था रह ही नहीं जाएगी। आप सभी को यह भी हम बताना चाहते हैं, आप लोग अपने जिला में देखिएगा, जिन जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जितने भी स्टाफ है, एक एमडी को छोड़कर यानी प्रबंध निदेशक को छोड़कर, प्रबंध निदेशक जो होते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं और बाकी जितने भी उसमें स्टाफ होते हैं वे बैंक के कर्मचारी होते हैं, यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी होते हैं, न कि सरकार के कर्मचारी हैं। उन लोगों को भी जो वेतन है बैंक के माध्यम से मिलता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें भी जितने भी कर्मचारी हैं वो बैंक के ही कर्मचारी हैं, न कि सरकार के कर्मचारी हैं। वहां भी जो एमडी होते हैं वे एक सरकारी कर्मचारी होते हैं। और इस क्रम में एक और बस बात आप लोगों को हम स्पष्ट बताना चाहते हैं जो आप लोगों को जानकारी नहीं है, और जो सभी बैंकों में जो एमडी होते हैं वे डेप्यूटेशन के आधार पर होते हैं, यानी टेक्निकल बेस पे वे बने होते हैं। यदि सही मायने में आने वाला दिन में यदि सहकारिता बैंक ये लड़ाई कर दे तो उसमें यही निकल कर आएगा कि जो एमडी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वे एमडी के रूप में डेपुटेशन पे है, ना कि नियमित उनकी नियुक्ति उसके लिए हुई है। अब आप सबको हो सकता है इस पर कंफ्यूजन हो, तो एमडी साहब वाला विषय पे एक अलग से हम वीडियो बना देंगे जिस पर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मुख्य रूप से हम लोग को जानना यह है कि जो जवाब आ रहा है, जवाब गलत आ रहा है कि सही आ रहा है। निश्चित तौर पे जो जवाब आ रहा है पहले से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ही जवाब आएगा, न कि यह आ जाएगा कि ये सरकारी कर्मचारी हैं। जब हम लोग सरकारी कर्मचारी होते तो सरकार से वेतन मिलती, न कि पैक्स के माध्यम से, और न कि पैक्स को हम लोग को बहाल करने का अधिकार होता। जब हम लोग सरकारी कर्मचारी रहते पूर्व से तो विज्ञापन निकली हुई रहती, जिस तरह शिक्षक की बहाली होती है, अन्य विभागों में बहाली होती है, विज्ञापन निकलता है, लोग अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर मेरिट लिस्ट बनता है और उसके बाद लोग बहाल होते हैं और बहाल होने के बाद लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर अपने अपने कार्यालय में जाकर अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हैं। इसलिए आप लोग को इसमें हताश, निराश, परेशान नहीं होना है। हम लोग की जो लड़ाई है सही दिशा में है और इस पर पूर्व में बताए हुए थे कि सहकारिता विभाग से उत्तराखंड के पैटर्न पे, वेस्ट बंगाल के पैटर्न पे वेतन देने के लिए 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी की गठित कर दी गई है। एक्ट जो है, एक्ट में संशोधन किया जा रहा है और उन राज्यों के तर्ज पर हम लोग को भी वेतन भुगतान करने की व्यवस्था के बारे में विभाग पहल कर रहा है। अब आप लोग ऐसा सोचेंगे जब पहल कर रहा है तो ये पहल वाली जवाब पत्र में आना चाहिए। नहीं मेरे भाई, इस पत्र में जवाब नहीं आएगा। पूर्व से जो जिस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं जवाब वहीं आएगा। जो पहल हो रही है वो विधानसभा में जाता है, विधान परिषद में जाता है, दोनों सदन से पास होता है, यानी कैबिनेट से पास होता है और अंत में राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए जाता है और उस दिन से वह कानून बन जाता है। उसके बाद ही कोई चीज लागू होती है। इसलिए यह प्रक्रिया जो है अंडर प्रोसेस है, यानी प्रक्रियाधीन है। इस पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कल से हम पटना में ही रहेंगे। इस पर हम पहल कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय से फिर मिलेंगे, निबंधक सर से मिलेंगे और बहुत सारे हमारे विधायक जी लोग हैं जिनसे हमारा अच्छा मतलब संबंध है, जिनके बहुत हम करीब हैं, उन लोगों के माध्यम से भी हम पहल कर रहे हैं
कि अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग के जो दीपक कुमार सिंह सर हैं उनके पास मिले और माननीय मंत्री सहकारिता विभाग से मिले। और एक पहल और भी हो रही है जो पूर्व में भी बताए हुए थे, वो पहल बड़ा है, छोटा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, उस पर भी पहल हो रही है। कल से हम लगातार पटना में रहेंगे और इस पर पहल शुरू होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि निश्चित तौर पर एक बार हम लोग का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। यदि हमारा पहल सार्थक रहता है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा और उनसे इन सारी बातों से अवगत कराया जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में इतने सारी आपके द्वारा नौकरियां दी जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है, उसमें ये 8,500 परिवार का भी कल्याण हो सकता है। और जब अदर स्टेट यानी अन्य राज्यों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर यहाँ भी वेतन भुगतान किया जा सकता है। इसलिए इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों में कमियां क्या है कि हम लोग ऐसा सोच रखते हैं कि घर बैठे बैठे हम लोग को संगठन में मेहनत नहीं करना पड़े, हम लोग को बैठक में नहीं जाना पड़े, संगठन को सहयोग नहीं करना पड़े और घर बैठे बैठे वेतन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो हर आदमी को घर बैठे बैठे वेतन मिल जाता। और यदि होता ऐसा तो शिक्षा मित्र जो 2003 और 2005 में बहाल हुए वे संघर्ष नहीं करते और वे पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर निगम शिक्षक और नगर परिषद शिक्षक नहीं बनते। और उन लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष का परिणाम है कि आज 40,000 45,000 वेतन उठाते हैं और बहुत जल्द उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा भी जनवरी तक मिलने जा रहा है। उसी प्रकार हम लोगों को भी संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा। हम लोग जो सोचते हैं घर बैठे कुछ करें नहीं और सरकार वेतन दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो सबको वेतन मिल जाता। जितने भी बहालियां हुई है, जितने लोग भी लड़ते हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक वाले घर बैठ गए हाथ थक कर, और साक्षर भारत वाले प्रेरक जो है वे लोग भी घर बैठ गए हाथ थक कर, तो उन लोगों को भी वेतन मिले हुए। एक लंबी अवधि होती है, एक विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है और अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचानी पड़ती है। सदन के माध्यम से भी हम लोग माननीय विधायक जी के माध्यम लोग से पहुंचाए, पत्र लिखवा कर भी हम लोग पहुंचा रहे हैं। अब ये क्रम जारी रखना है, ये प्रयास जारी रखना है, अपने अपने जिले में माननीय विधायक जी लोग से लिखवाना है। और अगला प्रोसेस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव सर जो है उन लोगों के पास माननीय विधायक जी लोग के माध्यम से हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी जो गठित है वो अपना काम करिए और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि फरवरी में जो बजट सत्र शुरू होगा उस समय बजट सत्र के दौरान यह कैबिनेट में जाए, सदन में जाए और वहां से पास हो और उसके बाद राज्यपाल तक जाए। इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो, हताश नहीं हो, निराश नहीं हो और वीडियो का आप लोग देखकर एक एक बात समझे। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहेगी तो पुनः एक वीडियो बनाकर इस पर आप लोग की जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।